हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो लूसेंट की क्लास में आज हम ज्वार और भाटा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लूसेंट के जियोग्राफी के कई सारे वीडियो कंप्लीट हो चुका हूं। लगभग की 7 वीडियो कंप्लीट हैं। ये 8वां क्लास है। तो अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस वीडियो के या इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को आप बार बार देखना है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके याद हो जाएं। तो चलिए जानते हैं ज्वार भाटा क्या है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे ज्वार भाटा क्या है? चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उड़ करके आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल को नीचे गिर करके पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक हैं सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ये जो 3 कारक हैं ये समुद्रों में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। क्या हैं? सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के अधिक निकट है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं, अतः इस दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, यानी महीने में 2 बार उच्च ज्वार आता है। दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं और इस स्थिति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करने के प्रयास में प्रभावहीन हो जाते हैं, अतः इस दिन निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। सामान्यतः बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं और एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। सामान्यतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथहैम्पटन में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर के और 2 बार उत्तरी सागर से होकर के निम्न अंतरालों पर पहुँचते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित है। फंडे की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। अब समझेंगे वायुमंडल के बारे में। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचले परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न अंग है तथा इनके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस, जैसे कि नाइट्रोजन, इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के प्रवर्तन का आभास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होते तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। अब हम समझेंगे कि नाइट्रोजन का जो वायुमंडल की स्थिति और एवं गैसें। तो नाइट्रोजन जो है ये 78.8% ये पाई जाती हैं वायुमंडल में। ऑक्सीजन की मात्रा 20.95, आर्गन है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036 और नियान की मात्रा 0.002, हीलियम जो है 0.005 है, वही क्रिप्टॉन 0.001 और जेनॉन 0.00009।
यही हाइड्रोजन की मात्रा देखा जाए तो 0.4 बार 0 और 5 है। तो ये सारी चीज़ें जो है NCERT वर्ग 11 भौतिक के पृष्ठ में से वहीं पर सारी चीज़ें लिया गया। तो नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है, किलोमीटर है, और यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑक्सीजन कितने किलोमीटर तक? तो 128 किलोमीटर तक जो है नाइट्रोजन फैला हुआ है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर के जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर के इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश 20-32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वैसे यह 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारगम तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम है, अतः ये कांच घर या पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। यह और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण के द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ओजोन यह गैस ऑक्सीजन का ही है। ओजोन क्या है? यह गैस ऑक्सीजन का ही है एक विशेष रूप है। ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। ये सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। ये 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला सकती हैं। जल वाष्प वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैसें हैं। यह ऊंचाई के साथ घटती जाती हैं और 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं। वायुमंडल के संपूर्ण जल वाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है और जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य तप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी के द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे कि पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प। जलवाष्प के अलावा सूर्य तप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करती हैं। धूल कण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूल कण के स्रोत हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा। मतलब कि धूल के स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कि समुद्री नमक हुआ, महीन मिट्टी, धुएं की कालिमा, राख, पराग, धूल, उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेश में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करते हैं, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होकर के मेघों का निर्माण करती हैं। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना
वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है, जैसे कि क्षोभ मंडल। इसे हम इंग्लिश में कहीं कहीं केवल इंग्लिश ही पूछता है तो इसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ये वायुमंडल का सबसे निचली परत है और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर ही है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग ये 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तक अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। अर्थात ये सभी घटनाएं जो होती हैं, बादल, आंधी, तूफान, वर्षा, ये सारे क्षोभ मंडल में ही होता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं और विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। अगला स्तर है, हम समताप मंडल के बारे में जानेंगे जिसे स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण, जल वाष्प आदि कुछ नहीं होता है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ कहा जाता है। मूलाभ मेघ कहा जाता है अर्थात मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। समताप मंडल एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? इसमें CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं और इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अगला मंडल होगा मध्य मंडल जिसे मेसोस्फीयर कहा जाता है। मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर ये है -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों के द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है और इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2, F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परावर्तित होता है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में उपस्थित होते हैं। अगला मंडल हम वायुमंडल के बारे में जानेंगे। आयन मंडल से ऊपर के भाग को वायुमंडल कहा जाता है और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन
हीलियम गैस की प्रधानता होती है और इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस एवं ऑरोरा बोरियोलिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातःकाल, जबकि बोरियोलिस तथा ऑस्ट्रियोलिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की ही तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। अगला समझेंगे सूर्यताप इंसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहा जाता है। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्यताप की मात्रा में उष्ण कटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर के ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेधाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतया एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षातः कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बडो कहलाता है। सौर विकिरण का ये परावर्तन ही लघु तरंगों में ही होता है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 32% भाग बादलों की सतह से परिवर्तित तथा धूल कणों से प्रकीर्णित होकर के अंतरिक्ष में लौट जाता है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर के अंतरिक्ष में वापस चला जाता और इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौर्य विकिरण के द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 91% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौर्य ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। जैसे नंबर 1 विधि है चालन विधि। जब आसमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। ऊष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा की कुचालक है, अतः चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। जानेंगे संवहन विधि। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर के धाराओं के रूप में लंबवत उड़ती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाता है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे कि उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर को उठती है। इस प्रकार वह वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है और कुछ देर बाद वो भी गर्म हो जाती है।
इस प्रकार संवहन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है और यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। अर्थात जो संवहन है यह ठोस पदार्थों में नहीं होता है, गैस और द्रव पदार्थों में ये क्रिया संभव हो पाती है। हम समझेंगे विकिरण अर्थात रेडिएशन। किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार के द्वारा सीधे गर्म होने की प्रक्रिया विकिरण कहते हैं। उदाहरणतः सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल को गर्म होना। पृथ्वी के द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है और पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। तो पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं? जब वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती हैं और यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती हैं और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैसों मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य तप से। अभिवहन एडवेक्शन अर्थात वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं। केवल अभिवहन क्या है? केवल अभिवहन के कारण होती है। गर्म वायु राशियाँ जब ठंडे इलाकों में जाती हैं तो उन्हें गर्म कर देती हैं। इससे ऊष्मा का संचार निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक भी होता है। वायु के द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्णकटिबंधीय से ध्रुवीय क्षेत्रों में ऊष्मा का संचार करती हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू अभिवहन का ही परिणाम है। अब समझेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्य तप 100 इकाई है और इन 100 इकाई में 35 इकाइयाँ पृथ्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं। सौर विकिरण की इस परावर्तित पृथ्वी को पृथ्वी का एलिब्डो कहते हैं। एलिब्डो प्रथम 35 इकाई को छोड़ करके बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित होती हैं और 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल के द्वारा और पृथ्वी के द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौटा दी जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ तो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल के द्वारा, 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल के द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्य तप की ओर और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती हैं। वायुमंडल विकिरण के द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल से अंतरिक्ष में वापस लौटाने वाली विकिरण की इकाइयाँ क्रमशः 17 और 48 हैं, जिनका योग 65 होता है। वापस लौटाने वाली ये इकाइयाँ उन 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। तापमान टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जानेंगे कि वायुमंडल एवं पृष्ठभूमि के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में पाया जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की
गति को दर्शाती है। वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने का डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों के द्वारा प्रभावित होता है जैसे उस स्थान का अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता, समुद्र से उसकी दूरी, वायु संहति का परिसंचरण, कोषण तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति, स्थानीय कारक, तापमान का वितरण। हम यहाँ पे समझेंगे तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवतरेखीय महासागरों पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और सर्वांतर तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60% है। इसका मुख्य कारण है महाद्वीपीयता। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखा, यह रेखा जो है ये कल्पित रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण के निम्न लक्षण हैं। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती हैं और इसका कारण यह है कि यह एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं, अतः तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती हैं। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती हैं। इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं और उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता अर्थात तापमान के बदलने की दर का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो ताप प्रवणता कम होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है, अतः अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्णकटिबंध में होती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती हैं। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर, रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एक है दैनिक तापांतर, दूसरा है वार्षिक तापांतर। दैनिक तापांतर किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। ताप में आए अंतर को ताप परिसर कहते हैं। दैनिक तापांतर क्या होता है कि किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वहां का दैनिक तापांतर कहते हैं। वही वार्षिक तापांतर क्या है? जिस प्रकार दिन तथा रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। अतः किसी स्थान के सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने के मध्यमान तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। और विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65.5 डिग्री साइबेरिया में स्थित है, बाइर खोयास्क नामक स्थान पर। बाइर खोयास्क के नामक स्थान पर किसी भी स्थान विशेष के औसत तापक्रम तथा उसके अक्षांशों के औसत तापमान के अंतर को तापीय विसंगति कहा जाता है। अब हम यहाँ पे वायुमंडलीय दाब और पवन वायु राशियाँ को यहाँ से पढ़ेंगे।
तो वायुमंडलीय दाब, पवन, वायु राशियाँ ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप बार बार देखें, बार बार प्लेलिस्ट के वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलेंगे नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।